हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है एक लास्ट ईयर का पेपर है। एक सेट है, उसको मैं आपको डिस्कस करूँगी। ये है हमारे पास क्या कहते हैं, लास्ट ईयर का पेपर सेट 2। ठीक है, तो इसी तरह का पैटर्न जैसे लास्ट ईयर था, इसी तरह का पैटर्न इस बार है। कोई चेंज नहीं है ज़्यादा इसमें। तो आपके जैसे 2 पैराग्राफ्स आते हैं तो वैसे ही पैराग्राफ आएगा। और ये जो पैराग्राफ है आपका, क्या कहते हैं, ये जो होगा ये पहला सिंपल ऐसा पैराग्राफ होगा। दूसरा वाला जो पैराग्राफ होगा वो डाटा बेस्ड होगा। तो मैं आपको पहले वाले पैराग्राफ को जैसे बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे ये हमारा पैराग्राफ दे रखा है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है कि ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड को के बारे में है कि ऑर्गेनिक फूड अच्छा है कि इनऑर्गेनिक फूड है। अब देखो इसमें जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आया करेंगे। थोड़ा सा ये चेंज है, पर आपको डरना नहीं है। थोड़ा सा पैराग्राफ को समझना है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए जो है स्टार्टिंग, जब वैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि इनडायरेक्ट में कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पीपल आर विलिंग टू पे हाई प्राइसेस फॉर ऑर्गेनिक फूड बिकॉज। ये आपको आंसर मिल जाएगा इसमें, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो जो है उसमें क्या है, वो केमिकल्स नहीं होते। तो वो आपको पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर है थोड़ा सा चेंज कि सेलेक्ट द ऑप्शन, वो ऑप्शन चुनना है जो कि व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, कि राइटर क्या बताना चाहता है इन सब बातों। ये 4 पॉइंट्स रखे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि इसमें लिखा है, इज ऑर्गेनिक फूड सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिबेट। तो देखो यहाँ पे ये लाइन है सर, इज़ ऑर्गेनिक फूड सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिबेट। तो डिबेट करी जा रही है। अब देखो इसका आंसर आपको इसमें तो कहीं मिलेगा नहीं। ये जो 4 वर्ड्स हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप सोचोगे कि क्या मतलब हुआ इसका। तो ये अपने आप समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि देखो इज़ ऑर्गेनिक, ये जो डिबेट होती है, डिबेट क्या होती है, डिबेट हम इसलिए करते हैं, उसके अंदर फॉर भी होता है और अगेंस्ट भी होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है डिबेट के, अच्छे भी और बुराइयाँ भी, दोनों चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। कुछ अच्छे में बोलते हैं डिबेट में, कुछ नेगेटिव में बोलते हैं। तो ये जो डिबेट की जा रही है उससे क्या कर देंगे, वो रिजल्ट निकालेंगे कि ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं कि ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिबेट। ये लाइन उसमें से है। देखो पहला है डिनाइल। डिनाइल का मतलब कि नहीं, दिन मतलब कि हमें ऑर्गेनिक फूड जो सेफर नहीं है और ना ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। कॉशन, कि हमें कॉशन लेनी चाहिए कि वो कैसे हैं। कन्फर्मेशन, एक्सेप्टेंस, कन्फर्म करना कि ये डिबेट किस लिए की जा रही है, कन्फर्म करने के लिए की जा रही है क्या ऑर्गेनिक फूड जो है सच्ची मुच्ची में क्या है, सेफ है या और ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो ये आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब उसका कंक्लूज़न निकालना पड़ेगा पैराग्राफ का। तो इसमें से ये कंक्लूज़न है कि कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं कि क्या ऑर्गेनिक फूड सच्ची मुच्ची में सेफ या ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो इस तरह से आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। तो इसमें है, बिग फूड कंपनीज हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑर्गेनिक फूड्स। इसमें देना है रीज़न, रीज़न कि क्यों बेचने लगी है। रीज़न का मतलब क्या होगा कि क्यों ये काम होने लगा है, ठीक है ना। तो क्यों बड़ी कंपनियों ने ये बेचना शुरू कर दिया है, तो वो आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। द राइटर कंट्रास्ट। अब देखो इस लाइन को समझो, बच्चों को समझ ही नहीं आती कि क्या मतलब है, क्या पूछना चाह रहे हैं। द राइटर कंट्रास्ट ऑर्गेनिक फूड टू नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो राइटर जो है कंट्रास्ट कर रहा है। कंट्रास्ट का मतलब होता है तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फूड को किसके साथ, नॉन ऑर्गेनिक फूड के साथ। तो कंट्रास्ट और कंपैरिजन एक ही बात है। तो हम कंपैरिजन किस में करते हैं, जो 2 चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनके बीच में तो हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड अलग है, नॉन ऑर्गेनिक फूड अलग है। तो हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है ना। तो ये होता है कंट्रास्ट। स्टेट वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द टू। तो और एक पॉइंट है ना कंपैरिजन बिटवीन द टू। तो उनके बीच में आपको क्या बताना है, एक डिफरेंस बताना होगा, ठीक है ना। कि देखो दोनों ही, ये नहीं कि दोनों ही फूड है। कंपैरिजन का मतलब कि दोनों में हमें तुलना करके ये बताना है कि वो कैसा है और वो कैसा है। जैसे कि इसमें हम ऑर्गेनिक फूड में हमारा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरे नंबर पे आप ये कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक में जो है, इसमें पॉइंट है कि इनऑर्गेनिक में जो है क्या होता है, केमिकल्स चलते हैं ऊपर, पेस्टिसाइड छिड़की जाती हैं। इसी तरह से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि ये ऑर्गेनिक फूड महंगे होते हैं
और वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो ये पॉइंट ले सकते हो। तो ये होता है कंट्रास्ट और कंपैरिजन, मतलब इनके बीच में एक डिफरेंस बताना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करना है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट वन बेनिफिट ऑफ ईटिंग ऑर्गेनिक फूड। तो वो तो आपको मिल जाएगा कि उसका क्या बेनिफिट होता है, मिल जाएगा। व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रॉ बिटवीन कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वॉशिंग हैंड्स। देखो इसमें क्या है, जो आपका पैराग्राफ लिखा होगा तो वो जो है इस वाले लास्ट वाले में आपको बताती हूँ कैसे पता चलता है। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कि जो है, हाउएवर रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट ईटिंग ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोड्यूस रिड्यूसेस योर चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस। ऑर्गेनिक फूड से हार्ट डिजीजेस कम हो जाते हैं। मैनी डॉक्टर्स थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप डेंजरस बैक्टीरिया। अब देखो ये बात तो उन्होंने वैसे कह दी है, अब इस लाइन का मतलब समझो कि मैनी डॉक्टर्स थिंक, कई सारे डॉक्टर्स सोचते हैं कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप डेंजरस बैक्टीरिया। कुछ का कहना है कि डेंजरस बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरा होता है फ्रॉम कंटेमिनेटिंग फूड। वो क्या करते हैं, जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को ख़राब कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया कैन कंटेमिनेट बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स। तो उनके हिसाब से तो भैया जो फूड को तो ख़राब हो जाता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वो मगर किससे जाता है, बैक्टीरिया से। और अगर हम उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे तो वो देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड डॉक्टर्स रिकमेंड, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वॉशिंग प्रोड्यूस केयरफुली बिफोर ईटिंग इट, कि हमें जो वॉशिंग करनी चाहिए अब उन सब्जियों की भी और साथ में अपने हाथों की भी। मोस्ट फिश एंड चिकन्स कैन ऑल्सो बिकम कंटामिनेटेड, सो वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग दिस फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं कि हमारे इनका मीनिंग समझो कि हमारे जो हाथ हैं, वो जो सब्जियां, हमारे हाथ अगर गंदे होंगे तो धुली हुई सब्जियां भी क्या हो जाती हैं, गंदी हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है, उन पे बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो ये देखो लिंक निकाल दिया ना उन्होंने। तो अब ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि तुम्हारे वॉशिंग योर हैंड और उसके जो फूड के बारे में है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है वॉशिंग हैंड्स और कंटामिनेशन ऑफ फूड के अंदर बीच में क्या रिलेशन है। तो ये हुआ ना कि हमारे हैंड्स अगर वॉश नहीं है, आवर हैंड्स आर नॉट वॉश्ड, देन दे कैन कंटामिनेट बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाने से कुछ नहीं होता, कंटेमिनेशन तो दोनों में ही हो जाती है। कंटेमिनेशन मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो इस तरह से आप समझोगे पैराग्राफ को तो आपको आंसर्स लिखने हैं समझ के। नेक्स्ट देखो, द राइटर सेज दैट पीपल बिलीव दैट इट इज़ सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस टू ईट ऑर्गेनिक फूड। सेलेक्ट द रीज़न फॉर हिज स्केप्टिकल व्यू। तो स्केप्टिकल व्यू का मतलब ये है हमारा कि उन्होंने जो एक डाउट है, तो उस डाउट, जो स्केप्टिकल व्यू का मतलब होता है डाउटफुल व्यू, शक वाला। तो देखो इसमें तो यही है कि लोग क्यों बिलीव करते हैं कि सेफ़ होती है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ में, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्केप्टिकल का मीनिंग आपको मैंने बताया कि कुछ डाउट है उसको, तो वो कैसे क्लियर करता है। अब देखो, सप्लाई वन पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, सम पीपल थिंक ऑर्गेनिक ऑल्सो मीन्स लोकली ग्रोन। तो ये तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो अलग सा है, हाउ वी कैन कंट्रोल द कंपेयर। ये मेरी जगह अच्छा, जैसे ये है कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक को, तो वो बताया ना कंटेमिनेशन कैसे करनी चाहिए, वॉशिंग से। तो ये अब यहाँ समझना पड़ेगा। लिस्ट वन फैक्टर दैट सर्टिफाइज फूड टू बी ऑर्गेनिक, वो भी दिख जाएगा आपको आंसर। देखो नेक्स्ट जो आएगा पैराग्राफ, उसमें क्या है, वो डाटा बेस्ड है। डाटा बेस्ड है, जैसे कि इसमें लिखा होगा अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्म वन रीज़न फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द पैराग्राफ ऑफ इंडिया रेनफॉल पैटर्न्स आर चेंजिंग। तो दिख जाएगा कि क्या क्या, मतलब कहाँ पर क्या क्या है, कहीं पर बारिश ज़्यादा है, कहीं पर कुछ है। आप देखो इसमें जो ये एज अ ट्रेंड आएगा, एक आपको डायग्राम मिल जाएगा। डायग्राम से आपको ये समझना है इस डायग्राम में कि जैसे हम, अगर आप BBC करें आपने क्वेश्चन पैसेजेस, तो आप इनको ज़रूर समझ लोगे इस टाइप के। जैसे कि यहाँ पर इनकी पॉइंट्स है कि पॉल्यूशन से जो जो पूरा पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और मार्क करते जाना पड़ेगा कि ये वर्ड पैराग्राफ में था, ये वर्ड पॉल्यूशन से ये हो रहा था, पॉल्यूशन से ये हो रहा था कि ये हो रहा था, है ना। तो आप उसके हिसाब से मार्क करोगे। अब देखो ये वाला एक आएगा एनालॉजी का। एनालॉजी में क्या होता है कि ये वर्ड को देखना पड़ता है जो दो दे रखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सस्पेक्ट का मतलब भी हमारा क्या होता है, डाउट करना, मतलब शक करना। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि ये सेम सेम है मीनिंग। यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ऐसा वर्ड दे देंगे जो आपको लगेगा कि ये तो होने से तो पॉसिबिलिटी है जैसे। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, का हो सकता है, तो मे भी वर्ड होता है जो आ सकता है। पॉसिबिलिटी का ना मे, इट मे हैपन होता है ना, मे हैपन मतलब हो सकता है। तो हमारा इसके अंदर क्या, जैसे पॉसिबिलिटी का मे। इसी तरह से मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखो
जो नेक्स्ट आएगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये पीछे से मिल जाएगा आपको, डॉट्स वर कॉस्ड बाय। उसी तरह से जो है ये नीचे लाइन दे देखिए उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पाई चार्ट, अभी देखो ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन भी है, इसमें से क्या दे रखा है देखो, इसका मीनिंग समझ लो। अगर आपको क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि आप इतना आसान होता है कि आप उसको समझ नहीं पाते क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पाई चार्ट, ये पाई चार्ट दे रखा है, आइडेंटिफाई वन रीज़न बताना है ईच विच डज एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वेदर डिस्ट्रप्शन। तो इसका मतलब हुआ क्या, क्वेश्चन नहीं समझ में आता कई बच्चों को कि क्या करना है, तो आइडेंटिफाई वन रीज़न मतलब एक कारण बताओ, है ना। एक कारण किसका बताना है, विच डज जो करता है ना, एंड डज नॉट और जो नहीं करता है, किसको, वेदर डिस्ट्रप्शन को। तो एक पॉइंट इनमें से ये बताना है जिससे वेदर डिस्ट्रप्शन होता है, और एक इनमें से एक पॉइंट लिखना है, एक लिखना है जिससे कि वेदर डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे समझना, थोड़ा सा अपने आप को उसको कन्वर्ट करके समझना कि क्या मतलब है। इसी तरह से देखो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके, तो ये आपका वर्ड जैसे एनकरेज, ये शब्द बड़े आते हैं। एनकरेज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। डिमिनिश का मतलब किसी चीज़ को कम करना, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स बहुत, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं नए नए, मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादातर आते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट द वर्ड रेपरकशन, आप देखो आपको हर इंग्लिश का वर्ड के मीनिंग तो आ नहीं सकते हैं, तो आप उसको मीनिंग कैसे निकालोगे ना कि क्या मतलब होगा। तो मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका, उसको रीड कर लो। जैसे द हेज़ हैज़ कट डाउन का मतलब होता है कम कर दिया है, क्या चीज़, सनलाइट ओवर इंडिया, धूप कम कर दिया इंडिया के ऊपर, ठीक है ना। तो एज आ रेपरकशन, तो ऐसा रेपरकशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एज आ रिजल्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि एज आ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट का मतलब इसका ये रिजल्ट हुआ, तो इसका मतलब इसका ये इम्पैक्ट, कौन सा वर्ड लगता है हमारा, इम्पैक्ट। रिजल्ट का क्या मतलब हुआ हमारा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का भी मतलब होता है रिजल्ट, तो इसके अंदर एक वर्ड है इम्पैक्ट पैराग्राफ में, तो वो लगेगा, ठीक है ना। तो आपको अपने आप से इस तरह से निकाल लो कि इसका क्या मतलब होगा, उसके अकॉर्डिंगली, है ना। नेक्स्ट देखो इसी तरह से जो है लिस्ट एनी टू कंट्रीज़, ये तो सब आ जाएगा आपको। उसी तरह से जैसे यहाँ पर वर्ड है सेम एज परसिस्ट इन डॉट्स, तो परसिस्ट कर रहे हैं डॉट्स, तो अपने आप हिंदी में मतलब उसको समझ लो कुछ, क्योंकि आपको हर वर्ड तो इंग्लिश में हिंदी में नहीं आएगा ना उसका कि क्या मीनिंग है। तो डॉट्स होते हैं सूखा, तो सूखा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनमें से आपको कौन सा ठीक लगेगा वो लगाना है आपको। नेक्स्ट जो है आप देखो, अगर आप BBC के आप जरूर कर रहे हैं अगर आपने पैसेजेस, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जैसे कि हर पैराग्राफ में कुछ होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे है जैसे इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन साउथ एशिया, तो जो पहला पैराग्राफ है वो किसके साथ डील कर रहा है वो देखना है इसमें, है ना। तो इसमें ये दे रखा है कि पहला पैराग्राफ जो है कि साउथ एशिया में जो है, इसका मतलब समझना होगा कि इम्पैक्ट है कि नहीं है, वो दिख जाएगा आपको एक वर्ड। तो मतलब कि इसमें से जैसे पहले पैराग्राफ में क्या है, ये मतलब ये होता है इस क्वेश्चन का कि 1 to 4 4 पैराग्राफ्स हैं, और 4 पैराग्राफ्स में किस को डिस्कस किया गया। जैसे पहले पैराग्राफ में ये डिस्कस हो रखा है, दूसरे पैराग्राफ में ये शब्द आ जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको कि एसिड रेन लिखा है, तो इसका मतलब कि दूसरे पैराग्राफ में ये देखो एसिड के बारे में आ गया है ना। फिर तीसरे में देखो आपको दिख रहा है हेज़ के बारे में, चौथे में आपको दिख रहा है कि क्या कहते हैं कि कुछ ये बता रहे हैं कि हेज़ इंडिया में है, इट वॉज अबाउट कंक्लूजन में। तो फटाफट से समझ लो कि आखिरी में वर्ड भी आया था देखो, डिबेट वाला, है ना, डिबेट ओवर ड्रॉट्स ऐसे करके। तो इस तरह से पहले में ये, दूसरे में डिस्कस हो रहा है, तीसरे पैराग्राफ में ये डिस्कस हो रहा है, चौथे पैराग्राफ में ये डिस्कस हो रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आसान है, कुछ भी बड़ी जल्दी कर लोगे आप। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगे थोड़ा सा जो ग्रामर का पोर्शन है कुछ ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं आने वाला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप BBC करते हैं तो आपका ग्रामर का पोर्शन बहुत सॉलिड है और बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो जब भी लिखो, देखो इफ़ आई वर, बिल्कुल कॉमन वाले रूल्स, बहुत आसान रूल्स लगते हैं। जब भी होता है इफ़ आई वर, तो जब भी हम लगाते हैं इफ़ आई वर, तो हमेशा क्या लगता है, वुड। इफ़ आई वर अटेंडिंग द वर्कशॉप, आई वुड, तो मैं ऐसा करता, ठीक है ना। आई वुड लगता है हमेशा। अगर हम कहते हैं ना इफ़ आई वर द प्रिंसिपल, तो आई वुड। नेक्स्ट देखो रीड द कन्वर्सेशन, बहुत आसान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। जैसे कि द क्लर्क एट द टिकट काउंटर, वेयर डू यू वांट टू गो, पैसेंजर प्लीज़ गिव मी अ टिकट टू भोपाल। द क्लर्क एट द टिकट काउंटर इंक्वायर्ड, है ना, यहाँ पे इंक्वायर करा उसने कि वेयर डू यू वांट टू गो, क्योंकि तो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क होता है तो आपका आस्क लगता है या इंक्वायर लगता है। तो द क्लर्क एट द टिकट काउंटर इंक्वायर्ड वेयर द पैसेंजर वांटेड टू गो, द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द क्लर्क। द क्लर्क एट द, क्या रिक्वेस्ट करी, वो
प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड लिख दिया इन्होंने यहाँ पे पहले ही। तो आपका काम तो बहुत कम हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया। तो इसका मतलब हुआ द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द क्लर्क। तो प्लीज़ नहीं लिखते जब ऐसा होता है, तो क्या लिखते हैं, टू गिव। अब ही मी की जगह हो जाएगा टू गिव हिम अ टिकट टू भोपाल, ठीक है ना। द क्लर्क टू गिव हिम अ टिकट टू भोपाल। अब देखो नेक्स्ट है एज अ ट्रू पैट्रियट। एज अ ट्रू पैट्रियट मतलब पैट्रियट, सच्चे पैट्रियट की तरह आई डैश ले डाउन माई लाइफ फॉर माई मदर लैंड। तो अभी देखो ये समझ लो कि टेंस कौन सा है। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा अपनी मदर लैंड के लिए। कुर्बान कर तो नहीं चुका, कुर्बान कर भी नहीं रहा, कुर्बान कर दूंगा। ये तो बनेगा ना कि मैं अपनी ज़िंदगी, हम जो है अपनी ज़िंदगी इस तरह से। तो क्या कहें यहाँ पे ऑटोमेटिकली, वेल आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर माई मदर। देखो माइट, कुड, विल, शुड ये तो नहीं लगेंगे ना। माइट का मतलब कर सकता हूँ, तो ये नहीं बात कह रहा वो, मैं ले कर दूंगा हम ये कहते हैं, है ना। और आई कुड का भी मतलब होता है कर सकता हूँ, नहीं वो तो कहते हैं आई विल। जब हम ऐसे लिखते हैं सेंटेंस तो कहते हैं विल। उसी तरह से आप देखो आपके कोर्स में जो है प्रिपोजिशन नहीं दे रखी है, मगर जो एरर आ जाते हैं वो प्रिपोजिशन के आते हैं ज़्यादातर। एरर जो है सेंटेंस में आर्टिकल्स भी आते हैं, प्रिपोजिशंस भी आते हैं, इसलिए आप प्रिपोजिशंस भी जरूर तैयार करके जाना। चाहे आपके सिलेबस में नहीं दे रखा पर आप करके जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस आया था माई सिस्टर लिव्स एट द ग्राउंड फ्लोर। तो देखो अब आपको ये पढ़ा तो आपको लगता है कि सभी तो ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो पहला देखो लिव का दे रखा है लिविंग, तो माई सिस्टर लिविंग तो नहीं होता ना, इज़ लिविंग होता है हमेशा, तो ये तो गलत हो गया। इसी से अगर आप देखो अब तीसरे वाले को देखो, तो जब माई सिस्टर एक ही है, सिस्टर एक ही है, तो जब एक होता है तो क्या लगाते हैं हम, हेड्स ही लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, ठीक है ना। तो हेड्स लगना चाहिए, तो हेड्स ही आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे देयर का देयर कर रहा है, तो देयर कौन सा वाला लग रहा है, ठीक लग रहा है, वहाँ वाला ही तो लग रहा है, वहाँ पर रहती है वो। माई सिस्टर लिव्स एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ 2 स्टोरीड अपार्टमेंट एंड हेट्स लिविंग देयर, और उसको बुरा लगता है वहाँ रहना, तो ये वहाँ वाला ही तो है ना देयर, तो सब ठीक है। तो ऑटोमेटिक तो यही गलत होगा, है ना। तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, और नहीं तो कुछ बार तो जल्दी से समझ में आ जाता है। आप देखो ये गलती है, देखो व्हेन आई वाज अ वेरी यंग गर्ल, जब मैं बहुत छोटी लड़की थी है ना, तो पास्ट में चले गए, तो हम कहते हैं ना ऐसा होता था। तो था का मतलब, होता था का मतलब कि कंटिन्यूस में होता था। डैश ग्रॉसरी शॉपिंग, तो गोइंग ग्रॉसरी शॉपिंग पर जाना। वॉज कंसिडर, तो ये वॉज दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहे हैं, पास्ट दिख रहे हैं ना, तो हमारा सेंटेंस लग गया गोइंग। इसी तरह से द पैकेज, अब देखो इसमें से टाइम दिख रहा है टुमारो, तो टुमारो का मतलब ऑटोमेटिक है फ्यूचर में जाना है, तो फ्यूचर में जाना है तो विल अराइव, है ना। इसी तरह से अब देखो आपका है रिपोर्टर डायलॉग। टोनी, वाई डिड यू कॉल मी सरिता, विल यू गो टू द म्यूजियम विद मी। टोनी आस्क्ड सरिता वाई शी हैड कॉल्ड हिम। सरिता वांटेड टू नो वेदर टोनी, अब देखो विल यू गो टू द म्यूजियम विद मी, तो अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला है। क्वेश्चन मार्क वाले जरूर आप रिपोर्टेड स्पीच करके जाओ, ये प्लीज़ वाले रिपोर्टेड स्पीच ये यही आते हैं ज़्यादातर। तो टोनी आस्क्ड सरिता वाई शी हैड कॉल्ड हिम। सरिता वांटेड टू नो वेदर टोनी, अब देखो वेदर टोनी विल विल का पास कर जाता है वुड, और यू गो की जगह वुड ही गो टू द म्यूजियम विद हर। सो सॉरी, आगे मैं आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।